हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सीए सबूर शेख और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास तौर से एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। ये है आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो गया है क्या। जो लोग हज या उम्रा करने जा रहे हैं उनके लिए ये इस साल के नए चेंजेस है। इसके बारे में काफ़ी व्हाट्सअप फॉरवर्ड्स चल रहे हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है। और साथ ही साथ हम लोग इसके ऊपर एक हज या उम्रा या पे जाने के लिए जो लोग पैसे पे कर रहे हैं उसमें एक नया खर्चा ऐड हो गया है टीसीएस के नाम का। तो वो चीज़ क्या है, कितनी है, कंपलसरी है, नहीं है, सबके लिए है, कब से है, वो चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सब डिटेल में हम लोग अलग अलग पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको फाइनल कंक्लूजन्स ही देखने हैं तो आप सीधा लास्ट में जाइए और आपको कंक्लूजन मिल जाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की। वैसे हमारा यूट्यूब चैनल जो बना है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बना है, जिसमें हम स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो उनके स्किल्स डेवलप हो। शुरुआत हमने एमएस एक्सेल से की हुई है, लेकिन चूंकि ये टॉपिक हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड है और आईटीआर मेरी फील्ड से रिलेटेड है, तो सोचा कि इसके ऊपर भी बना लेते हैं और शायद फ्यूचर में भी हम लोग इसी तरह से जो रिलेवेंट टॉपिक आते रहेंगे उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप अगर मुझसे कोई आगे क्वेरी आती है वीडियो देखने के बाद, आपको लगा कि ये पॉइंट रह गया, ऐसा कुछ और डिस्कस करना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.ssheikh.com, सबूरुद्दीन शेख के लिए ssheikh.com। डिस्क्रिप्शन में वो भी मेंशन किया रहेगा। आप वहाँ जाके जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप करके क्वेरी भेज सकते हैं या ईमेल पे क्वेरी भेज सकते हैं, और उस हिसाब से हम लोग आगे डिस्कस करके आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हज या उम्रा पे जो लोग जा रहे हैं अब फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो उनके लिए आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो गया है क्या। इसके ऊपर मेरे पास प्रेजेंटेशन बना हुआ है। मैं कोशिश करूँगा ये प्रेजेंटेशन इसी वीडियो में ऐड कर सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं भी कर सकता हूँ तो मैं डिटेल में बताता रहूँगा, या फिर मेरे पास लैपटॉप में स्टार्ट है ताकि पूरे टॉपिक्स कवर हो जाए। ठीक है, तो बजट 2019 में ये नया प्रोविज़न आया है जिसके हिसाब से हज या उम्रा पे जाने वालों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो गया है। अब ये कंपलसरी हो गया है मतलब जाने से पहले फाइल करना है या जाने के बाद फाइल करना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब हज के लिए जा चुके हैं या उम्रा के लिए जा चुके हैं, आपने पैसे खर्चे कर चुके हैं, उसके बाद जब आप वापस आ जाएंगे, फिर मार्च ख़त्म होएगा, जो भी रिलेवेंट अगला मार्च आएगा, वो मार्च ख़त्म होने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। जाने से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। तो आने के बाद आपको मार्च ख़त्म होएगा, तब तक आप अपने सीए को, कंसल्टेंट को, जो भी है अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, और फिर मार्च ख़त्म होने के बाद अप्रैल से जुलाई के बीच में वो रिटर्न फाइल कर देंगे। आपके रिटर्न फाइल करने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है कि आपने कहाँ से पैसा कमाया था, कितना कमाया था, उस पर टैक्स कितना लगेगा, ये वो चीज़ें रहेगी। पहले हम प्रेजेंटेशन के टॉपिक कवर करते हैं, बाद में मेरा कंक्लूजन हम लोग अलग से लास्ट में कवर कर लेंगे। पहले का रूल ये था, पहले का मतलब कि 19-20 तक का जो रूल था, इससे पहले का 1 अप्रैल 2020 से पहले तक ये रूल था कि जिसका ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, ये रूल आज भी कंटिन्यू है। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए है या 2,52,000 रुपये भी है ग्रॉस सैलरी, और फिर आपका पीएफ या एलआईसी इन्वेस्टमेंट वगैरह डिडक्शन समझो 1 लाख का है, तो वो आपकी नेट सैलरी जो टैक्सेबल होगी वो 1,51,000 के आसपास चली जाएगी, 1,52,000 के आसपास चली जाएगी, जो कि 2.5 लाख से कम है। लेकिन तब भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी अगर 2.5 लाख के ऊपर जाती है मिनिमम स्लैब के ऊपर, जो अभी फ़िलहाल 2.5 लाख है, पहले भी 2.5 लाख था। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये 5 लाख हो गया है। स्लैब 5 लाख नहीं हुआ है, वो अलग चीज़ है, रिबेट है, डिस्काउंट है। तो स्लैब आपका 2.5 लाख ही है। आप भी वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम पर भी मतलब कि अक्टूबर 2020 में भी देखा जाए तो स्लैब जो है वो 2.5 लाख का ही है। अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर ग्रॉस इनकम जाता है, भले ही डिडक्शन है, टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। रिटर्न मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसे रिफंड मिलने वाले हैं उसको रिटर्न बोलते हैं। जनरल कॉमन एक मिस्टेक हो जाती है समझने में लेमैन के लिए। रिटर्न इसका ये मतलब नहीं होता है।
टैक्सेशन की टर्मिनोलॉजी में जो गवर्नमेंट को हमको इन्फॉर्मेशन देनी रहती है उसके लिए प्रॉपर फॉर्म्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। ओरली तो बोलते ही नहीं है, तो प्रॉपर फॉर्म में प्रॉपर जगह पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। वो जो फॉर्म होते हैं उसको गवर्नमेंट को ऑनलाइन फाइलिंग करनी पड़ती है, वो फॉर्म को रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्म को रिटर्न बोलते हैं। इसका रिफ़ंड से या पैसे कुछ रिटर्न मिलने वाले हैं ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता है। आपको ITR फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, मतलब आपकी वो इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट को देनी है। भले ही आपको टैक्स भरने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, या उल्टा हो सकता है आप गवर्नमेंट से रिफ़ंड क्लेम करें, लेकिन रिटर्न फाइल करने का रिफ़ंड से कोई स्पेसिफिक मीनिंग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या है, बजट 2019 में गवर्नमेंट ने कुछ 4 कंडीशंस रखी है, एक एडिशनल बढ़ा दी है। मतलब जो 2.5 लाख की कंडीशन थी उसमें कुछ और कंडीशंस बढ़ा दी है कि अगर आप उनमें से भी कोई एक कंडीशन फुलफ़िल करते हैं और आपकी उस साल की इनकम 2.5 लाख से कम भी होगी, ग्रॉस टोटल इनकम भी 2.5 लाख से कम होगी, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से है? अगर आपका करंट अकाउंट्स जो है एक है या 4-5 अकाउंट है, सब में मिला के अगर आप डिपॉजिट जो कर रहे हैं वो 1 करोड़ के ऊपर अगर हो गया है या 1 करोड़ क्रॉस हो गया है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ये उसमें एडिशनल कंडीशन आ गई है। उसमें एक और कंडीशन बढ़ गई कि आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा साल भर में खर्चा किया है, अप्रैल से मार्च तक का साल कंसिडर किया जाता है इनकम टैक्स के लिए, उसमें अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को ट्रेस करना है कि भाई आप इतना अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ तो भी बिज़नेस चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जो कि, और आप इनकम अच्छी खासी कमा रहे हैं और आपकी जो इनकम है उसकी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा 2.5 लाख की कंडीशन जो थी वो यही है। और अब जो मेन कंडीशन है जो हज और उम्रा वालों को इफ़ेक्ट कर रही है वो ये है कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल पे खुद के लिए या अपने किसी रिश्तेदार के लिए या दोस्त के लिए किसी और के लिए 2 लाख से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं या 2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं एक साल में, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब जो लोग हज करने जाते हैं या उम्रा के लिए जाते हैं तो उनका पर पर्सन कॉस्ट मेरे ख्याल से 2 लाख से ऊपर चला ही जाता है। इसके लिए जितने भी लोग हज कर रहे हैं या उम्रा करने जा रहे हैं उनको ये कंडीशन लग जाएगी और इसकी वजह से उनको रिटर्न फाइल करना है। तो अगर आपने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है 2 लाख रुपए, उसके बाद आपको रिटर्न कंपलसरी होएगा। मतलब आप अगर समझो आप दिसंबर 2020 के महीने में अगर आप हज के लिए गए फॉर एग्जांपल, तो जो नेक्स्ट मार्च आ रहा है, तो दिसंबर 2020 के बाद नेक्स्ट मार्च आएगा मार्च 2021 को, तो मार्च 2021 तक का तो आपको कोई रिटर्न नहीं फाइल करना है। मार्च 2021 जब ख़त्म हो जाएगा तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक फाइल कर देना चाहिए। जुलाई उसकी ड्यू डेट है, जुलाई 2021 उसकी ड्यू डेट रहेगी इस एग्जाम्पल में। उसके बाद रिटर्न आप एक्चुअली मार्च 2022 तक भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको लेट फीस लगेगी जो हो सकती है 1000 रुपये, 5000 रुपये या 10,000 रुपये, या फिर आगे के सालों में कुछ नया कंडीशन आएगा उस हिसाब से वो लेट फीस बढ़ सकता है। बट पेनल्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जुलाई के पहले पहले रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मार्च खत्म होते से ही अपने CA को आप दे दीजिए, तो ड्यू डेट में आपका हो जाएगा, पेनल्टी की ज़रूरत नहीं। और इसमें सच अदर कंडीशंस भी बताई हुई है कि इसके अलावा भी गवर्नमेंट मेंशन कुछ कर सकती है कि जिनको रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी रहेगा। ये जो पॉइंट ऐड किया हुआ है ये बजट में ऐड किया हुआ है, एज ए प्रोविज़न ऐड किया है, टेक्निकलिटीज़ है, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं ज़्यादा। अच्छा, ये फॉरेन ट्रैवल्स बोले तो इसमें सिर्फ हज ही इंक्लूड होता है क्या, या उम्रा ही इंक्लूड होता है क्या, या इसमें और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? तो जो फॉरेन ट्रैवल के लिए जो लिमिट दी हुई है 2 लाख की, उसमें बिज़नेस ट्रैवल भी हो सकता है। अगर आप कोई बिज़नेस प्रमोशंस के लिए जा रहे हैं और आप वहाँ पे 3-4 लाख रुपए आपका उसमें खर्चा हो रहा है, तो भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन जो लोग बिज़नेस के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं वो लोग जनरली ऑलरेडी ITR फाइल करते हैं। अगर आप घूमने फिरने के लिए भी जा रहे हैं, समझो आप मालदीव्स जा रहे हैं या फिर आप दुबई जा रहे हैं या आप किसी भी कंट्री में घूमने के लिए भी जा रहे हैं, तो भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। आप अगर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आप कुछ 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने वाले, तो भी ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, तो भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी। अब हालांकि आप स्टूडेंट है, आपके पास इनकम वगैरह तो है ही नहीं, लेकिन जो ये पैसा स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो ये पैसा खर्चा कर रहे हैं, जनरली आपके पेरेंट्स होंगे, तो उनको फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि भाई इतना आप जो खर्चा कर रहे हैं तो ये आपने
कमाया कहाँ से, ये इसी साल की कमाई है या पिछले 20 सालों की कमाई है, जो भी है, या किसी से लोन लिया है, तो वो रिटर्न में मेंशन होगा। या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं मेडिकल रीज़न की वजह से भी, मतलब कि कुछ किसी को कैंसर हो गया या कोई ऐसी खुदा ना खास्ता बीमारी हो गई जिसका ट्रीटमेंट के लिए उसको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ रहा है या इंडिया के बाहर से ही वो ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो उस पर भी जब वो खर्चा करेंगे तब भी उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले वो बोलेंगे कि हमारी इनकम नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है अगर आप इतना बाहर जाके मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं तो आप कमा रहे होगे, तभी आप ये अफोर्ड कर सक रहे हैं। अगर कमा रहे हैं तो 2.5 लाख के ऊपर ही कमा रहे रहेंगे, तो एनीवेज आपने रिटर्न फाइल करना चाहिए था। आप बोल रहे कि 2.5 लाख से ऊपर नहीं कमा रहे तो भी आप रिटर्न फाइल करो, क्योंकि आप बाहर जाके अगर ट्रीटमेंट करवा रहे तो गवर्नमेंट को लगता है कि आप 2.5 लाख से ज़्यादा कमा रहे। तो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, इन्फॉर्मेशन में कुछ गलतियाँ मिलेगी तो फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, फिर नोटिस वगैरह आएगी, वो अलग चीज़ है। और अगर सब सही सही रहा तो फिर वो बात ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप कोई काम के लिए जा रहे हैं, मतलब बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं, लेकिन आप कहीं पे एम्प्लॉई है, आपको 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है या बिज़नेस प्रमोशन के लिए भेजा जा रहा है, जो वर्क वीज़ा के लिए जाते हैं या विज़िट वीज़ा के लिए जाते हैं, तो उस पर भी अगर 2 लाख का खर्चा हो गया तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। और लास्ट जो हमारे लिए रिलेवेंट है, अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए भी जा रहे हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज बोले तो ये जो रिलीजियस पर्पज़ के लिए मज़हबी जो विज़िट्स रहते हैं उसके लिए, जैसे मुस्लिम्स तो हज और उम्रा में जाएंगे, क्रिश्चियन और ज्यूज़ लोग जो रहेंगे वो भी जा सकते हैं, अपना मस्जिद अक्सा की तरफ जा सकते हैं। जो हिंदू है वो कैलाश पर्वत वगैरह इधर जाते हैं जो नेबरिंग कंट्रीज़ में हैं। तो ऐसे ही है, इसको बोलते हैं रिलीजियस पिलग्रिमेज, मतलब रिलीजियस पर्पज़ के लिए जाते हैं। तो इंडिया में मोस्टली हिंदुज़म है, जो 4 बड़े रिलीजन है इंडिया के, हिंदुज़म, सिखिज़म, बुद्धिज़्म और इस्लाम है। हिंदुज़म वाले जो है वो मोस्टली नेबरिंग कंट्री में जाते हैं, भूटान, श्रीलंका और नेपाल में। सिखिज़म एंड बुद्धिज़्म वाले जो है वो यहाँ पे भी जाते हैं और उनका कुछ पाकिस्तान में भी है जहाँ पे वो जाते हैं। और हाँ, सिखिज़म का स्पेशली पाकिस्तान में है गुरुद्वारा वगैरह, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। जहाँ तक कि मुसलमानों का है तो आप लोग जानते हैं हमको सऊदी अरब जाना पड़ता है, जो कि नेबरिंग कंट्री नहीं है। बाकी जो रिलीजन है वो नेबरिंग कंट्री में उनका रिलीजियस पिलग्रिमेज हो जाता है। इसमें कुछ एग्जाम्शन दिया है फिर अभी गवर्नमेंट ने, हर रिलीजियस पिलग्रिमेज या हर फॉरेन ट्रैवल को आप ITR कंपलसरी फाइल करना है क्या, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एग्जाम्शन दिए। एग्जाम्शन क्या दिया है कि अगर फॉरेन कंट्री है तो उसमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ है और वहाँ पे प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज जो गवर्नमेंट ने अलग से मेंशन किए हैं, अगर स्पेसिफाई किए हैं, तो उनको ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो नेबरिंग कंट्री के पिलग्रिमेज अगर देखते हैं तो उसमें मोस्टली जो मेजर दूसरे रिलीजन्स है इंडिया में वो उसको एग्जाम्शन मिल जाता है। मुस्लिम्स का क्योंकि नेबरिंग कंट्री में नहीं कवर होता है, नेबरिंग कंट्री मतलब पड़ोस के जो मुल्क है उसमें नहीं कवर होता है, तो वो ये एग्जाम्शन से अभी फ़िलहाल बाहर है। इसके ऊपर कुछ बहुत सारे NGOs वगैरह काम कर रहे हैं कि इसको भी एग्जाम्शन में लाना चाहिए, तो मोस्टली ये हटेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आज की जो सिचुएशन है 11 अक्टूबर 2020 के अपडेट्स के हिसाब से अभी तक कोई एग्जाम्शन नहीं आया हुआ है। तो अगर आप रिलीजियस ट्रिप इंडिया में कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उससे ITR कोई अट्रैक्ट नहीं होएगा, फाइलिंग करने की कंडीशन इसमें नहीं कवर हो रहा है। लेकिन आपका रिलीजियस ट्रिप इंडिया के बाहर है, समझो आप मुस्लिम है लेकिन आप पड़ोसी मुल्क में जा रहे हैं रिलीजियस पर्पज़ के लिए, ठीक है, आप हज उम्रा के लिए नहीं जा रहे, लेकिन आप कोई मस्जिद को विज़िट करने जा रहे हैं, कोई बड़ी मस्जिद है कहीं पे आपको पता चला है आजू बाजू के कंट्रीज़ में, आप वो देखना चाह रहे हैं, आप वहाँ उस लिए घूमना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये कवर नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन नेबरिंग कंट्रीज़ को इसमें ऑलरेडी एग्जाम्शन दिया हुआ है। अब जो एग्जाम्शन मांग रहे हैं उसके क्या आर्ग्यूमेंट्स है भाई, क्यों एग्जाम्शन मांग रहे हैं? आप बोलेंगे कि जा रहे हैं आप हज पे इतना खर्चा कर रहे हैं तो आप रिटर्न फाइल कर लीजिए। वैसे रिटर्न फाइल करना कोई ऐसा बहुत पहाड़ जैसी कोई चीज़ नहीं है, आप अपने कंसल्टेंट से मिलिए,
एक साल की फ़ीस 2000 रुपये रहती है पर पर्सन की, और उस साल आपका इनकम नहीं है तो आपको कोई टैक्स वगैरह भरने को भी नहीं आएगा। आपके लिए छोटी सी चीज़ है, वैसे भी आप रिटर्न फाइल करके रखते हैं तो आपको सेफ्टी रहती है, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आर्गुमेंट चल रहा है कि भाई इसको एग्जम्पशन देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, तो उसके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसका पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि ये लगभग 20 साल पहले भी ऐसा एक रूल इंट्रोड्यूस किया हुआ था कि फॉरेन ट्रैवल पे अगर कोई जाता है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। फिर ये रूल को बाद में विड्रॉ किया गया, लेकिन जब ये रूल लाया गया था 20 साल पहले, तब इसमें एग्जम्पशन दिया हुआ था, और वो एग्जम्पशन में हज को भी एग्जाम किया था कि जो लोग हज करने जाएंगे और जो हज कमेटी है उनके थ्रू जो लोग सिलेक्शन करके जाते हैं उन लोगों को, और साथ ही साथ चाइना भी लोग जो जाते हैं, कैलाश मानसरोवर बोल के है, इनका कुछ रिलीजियस प्लेस होगा, मुझे उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो वहाँ पे भी अगर चाइना में भी जाते तो उसको भी एग्जाम किया हुआ था। तो पहले भी एग्जाम किया था तो इस बार भी एग्ज़ाम करना चाहिए, इस तरीके से पहला आर्ग्यूमेंट आता है। यहाँ अगर पीपीटी आप देखेंगे तो पुराने फॉर्म्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एग्जाम्शन के बारे में। यहाँ पे रूल्स जो बताए हैं 2001-2002 का जो रूल्स है, फॉर्म बने हुए थे, फॉर्म नंबर 2C बोल के रिटर्न फाइलिंग का, उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो लोग हज को जा रहे हैं वो इसमें एग्जम्प्ट है, उनको इसकी एप्लीकेशन नहीं है ये रूल की। इसी तरीके से जो लोग जाते हैं हज पे, मोस्टली ये साल ज़िंदगी में एक बार जाना होता है, तो ये ऐसा नहीं होता है कि यही साल पैसा कमाया और यही साल चले गए। जनरली कुछ सालों की सेविंग्स होती है, या फिर रिटायरमेंट का बड़ा पैसा आया हुआ आता है। रिटायरमेंट का जो बड़ा पैसा आया हुआ आता है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको वैसे भी वो रिटायरमेंट के पैसे पे टैक्स नहीं भरना पड़ता है, वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। ठीक है, तो आपने रिटर्न फाइल करके, रिटर्न फाइलिंग इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को क्या मालूम कि पैसा कहाँ से आया है। तो अगर पेंशन का पैसा है तो आप उसमें लिखेगी ये पेंशन का पैसा है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। इसी तरीके से रिटायरमेंट के मोस्टली जो पैसे मिलते हैं, ग्रेजुएटी, पीएफ वगैरह, उस पर टैक्स जनरली नहीं लगता है। और इसके अलावा सेविंग्स अगर है, या फिर हज के लिए लोग जो जाते हैं तो या किसी से उधार लेके जाते हैं तो उधार पे भी टैक्स नहीं लगता है। सालों पुराने सेविंग चलते आ रही तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ये साल अभी अगर आप 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये साल आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है आपको। ठीक है, तो एक अगर जनरली जो लोग जा रहे हैं हज पे उनका इनकम 2.5 लाख से कम रहता है, तो एक मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हज करने जा रहे हैं तो वो इस चीज़ के बाहर है, तो उनको इसीलिए एग्जम्पशन देना चाहिए बोल के सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है। इसी तरीके से ज़्यादातर आजकल जो लोग हज पे जाते हैं तो वो रिटायरमेंट के बाद ही जाते हैं, तो वो टैक्स स्लैब के वैसे ही इनकी इनकम कुछ होती नहीं है, तो इनकम टैक्स भरने का उनको रिक्वायरमेंट आएगा नहीं। नेबरिंग कंट्री को चूँकि ऑलरेडी एग्जम्पशन दिया जा चुका है, और बाकी रिलीजन के भी जो रिलीजियस प्लेसेस है वो नेबरिंग कंट्री में कवर हो जाते हैं, और पहले ऑलरेडी हाजियों के लिए भी ये एग्जम्पशन दिया हुआ था। इस बार ये रूल वापस लाया हुआ है। पुराना जो है, जो एग्जम्पशन दिए हुए थे वो अभी इफ़ेक्टिव है नहीं है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्लेरिफिकेशन आना बाकी है, क्योंकि रूल अभी आया है इसके लिए। लेकिन जब तक के क्लेरिफिकेशन नहीं आता है तब तक के हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन इसके पीछे काफ़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है। गवर्नमेंट का जो ये लाने का मकसद है, उसमें हाजी और उम्रा जो कर रहे हैं लोग, वो मेन गवर्नमेंट की नज़र में उनको मेन कोई टारगेट नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जो लोग फॉरेन टूर्स करते हैं, ट्रैवल्स करते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटा मोटा किराने का दुकान लेके बैठे हैं जिनका पूरा पैसा कैश में आता है, कैश में डीलिंग होता है, वो लोग अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और उनके पास पैसा बहुत आ गया है और वो हर साल घूमने जा रहे हैं, कभी दुबई चले गए, कभी यूरोप चले गए, कभी अमेरिका चले गए, कभी लंदन टूर मार के आ गए, ऐसा हर साल अगर वो घूम रहे हैं तो वो पकड़ में नहीं आते। तो अब अगर फ़ॉरेन में जाएंगे तो पासपोर्ट पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि फ़ॉरेन में जाके आए हैं, तो वो उससे बच नहीं सकते, बोल नहीं सकते कि नहीं हम नहीं गए थे, क्योंकि पासपोर्ट पे एंट्री रहेगी कि कितने दिन गए हुए थे। और जो लोग टूर्स ट्रैवल्स करवाते हैं उन लोग भी वो बता सकते हैं। तो वैसा अगर वो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं, टैक्स फाइल नहीं करते हैं, टैक्स चुराते हैं, टैक्स बचाते हैं, हालांकि वो 5 लाख से ज़्यादा साल भर में कमा लेते हैं, वैसे लोगों पे शिकंजा कसने के लिए ये सब रूल लाए हुए। इसका मेन रीज़न ये है। तो वैसे भी हाजी लोग इसमें कवर नहीं होते,
क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनका इतना इनकम रहेगा, ऐसे चांसेस कम है। तो अगर उनको ये चीज़ों की एप्लीकेबिलिटी नहीं है और लॉ भी इस चीज़ को नहीं, लॉ के इंटेंशन में ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर अगर उनको ITR फाइल करवाएंगे तो ये एक उनके लिए एक एक्स्ट्रा का फॉर्मेलिटी कंप्लायंस बढ़ जाएगा। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अप्रोच करना चाहिए, जो लोग के पास इतने कॉन्टेक्ट्स है या जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, जो हज कमेटी वगैरह है उन लोगों ने, या मिनिस्टर से जिनके कांटेक्ट है, या मिनिस्ट्री में जिनके लेवल से, या जो NGOs है, या जो टूर ऑपरेटर्स है जो इसमें काम करते हैं, उनके जो यूनियन ट्रेड्स अगर कोई है, या उनके कोई संस्था है, एसोसिएशन है, उन लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए ये सब चीज़ों को लेके। ये जो मेरा PDF है, अगर वीडियो में आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ये PDF का पूरा एक रिप्रेजेंटेशन अगर किसी को बताना है तो ये PDF उसमें वो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये जो PDF है ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ है और पूरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन मैंने नहीं बनाया हुआ है। जिन भी साहब ने बनाया था उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, फ़ी सबीलिल्लाह में वो बनाना चाह रहे थे, अल्लाह उनको जज़ाए कर दे कि उन्होंने पूरा जो रिलेवेंट जो सेक्शंस थे, जो लॉस थे, वो एक जगह एक PDF में उन्होंने जमा किया है। तो उन्होंने भी ये ऐसे ही फ्रीली अवेलेबल किया है सारी जगह पे अवेयरनेस के लिए। तो आप भी ये प्रेजेंटेशन यूज़ करके जहाँ भी आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, ये पूरा का पूरा रिलेवेंट PDF वहाँ पे आप दे सकते हैं। मिनिस्ट्री से वैसे कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स ऑलरेडी आ चुके हैं कि इसके ऊपर बातचीत की जा रही है कि इसको एग्जम्पशन मिलना चाहिए, और वो मोस्टली मिल भी जाएगा। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के श्रीमती निर्मला सीतारमन। इनका ईमेल ID है fmo@nic.in, और इनका एड्रेस है रूम नंबर 134 नॉर्थ ब्लॉक रेसिडेंस 15 सफदरजंग रोड न्यू दिल्ली। ये फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिशियल एड्रेस वगैरह मेंशन किया हुआ है। यहाँ आप ईमेल भेज सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, या और कोई मेथड से आप अप्रोच कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। मस्जिदें और जो भी इस चीज़ में काम से रिलेवेंट है उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मैं अपील करूँगा कि आप लोग आगे बढ़िए और रिप्रेजेंटेशन करिए, ताकि ये जो एग्जाम्शन मिलना चाहिए वो सही टाइम पे अगर आप स्टेप्स ले लेंगे तो एग्जाम्शन मिल जाएगा। अभी हमारे प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है TCS का मतलब क्या होता है। TCS मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स मतलब क्या, कि गवर्नमेंट को जब ट्रेस करना रहता है तो वो लोग TCS चार्ज करवाते हैं। मतलब आपका जो टूर ऑपरेटर है, आप उसको जो पैसे दे रहे हैं उसके ऊपर आपको TCS अलग से पे करना पड़ेगा। वो TCS वो जमा करेगा आपके नाम से और गवर्नमेंट को पे कर देगा आपके पैन नंबर के हिसाब से, और बताएगा कि ये इनके तरफ से मैंने लिया था, ये इनका इतना इतना TCS है। जिनका TDS कटता है उनको मालूम होगा, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है उससे, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, TCS अभी हाजियों को एप्लीकेबल हो जाएगा। बेसिकली TCS जो है वो पूरे फॉरेन ट्रैवल्स पे लगाया हुआ है, जो नेबरिंग कंट्री में भी जा रहे हैं, जो कहीं पर भी जा रहे हैं, उनको सबको मतलब स्टडी के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, जो बाकी रिलीजियस पीपल है जो अड़ोस पड़ोस के मुल्क में जा रहे हैं उनको भी TCS लगेगा। मतलब गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन गारंटेड रहेगी कि कौन कहाँ पे फॉरेन ट्रैवल किया है, किसने ये साल पे, और इसके ऊपर कोई थ्रेशोल्ड नहीं दिया है। मतलब 2 लाख 3 लाख कुछ नहीं, आपने 20,000 रुपये भी फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा कर दिए हैं तो भी आपको TCS लगेगा। TCS कितना रहेगा, 5%। मतलब अगर आप 100 रुपये का खर्चा कर रहे हैं, टूर ऑपरेटर को दे रहे हैं, तो आपको 5 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, या आप वो टूर ऑपरेटर को पैन नंबर नहीं देते हैं, तो आपका पैन कार्ड नहीं प्रोवाइड करते हैं, ज़ीरॉक्स कॉपी वगैरह, या पैन नंबर नहीं देते हैं, तो आपको ये 5% की बजाय 10% देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आपने 2 लाख रुपए का खर्चा किया तो 2 लाख पे आपको 10% होता है 20,000 रुपये, और 5% होता है 10,000 रुपये। तो 2 लाख के ऊपर आपको 2,10,000 रुपये का बिल बन जाएगा, क्योंकि 5,000 TCS के लगेंगे। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो पूरा 2 लाख का 10% लग जाएगा, जो कि 20,000 हो जाएगा। 2,20,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ये कब देना पड़ेगा, ये जो टूर ऑपरेटर है ये आपके जब बिल देगा
एक तो उस वक्त उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप जब उसको पेमेंट कर रहे हो उस वक्त विचेवर इज अर्लियर, मतलब जो पहले होगा। अगर आपने एडवांस पेमेंट दे दिया है तो उसको एडवांस में आपसे TCS कलेक्ट करना है। और अगर वो मतलब वो बोलता है कि उसने TCS कलेक्ट नहीं किया है टूर ऑपरेटर ने, तो गवर्नमेंट ये बोलेगी कि उसने जो भी कलेक्ट किया है उसमें ऑलरेडी TCS का पैसा इन्वॉल्व था। तो अगर उसने सिर्फ 2 ही लाख रुपए लिए तो गवर्नमेंट बोलेगी इसमें से 20,000 जो था ये TCS का था, बाकी के जो 1,80,000 है वो तुम रखो, 20,000 तुमको पे करने हैं। या उसने बिल भी बना दिया आपके नाम से कि इनको इतना इतना बिल बन गया है, पैसे अभी 1 महीने बाद देने वाले, तो भले ही पैसे 1 महीने बाद आएंगे लेकिन उसका जो TCS गवर्नमेंट को भरने की जो लायबिलिटी है टूर ऑपरेटर की, वो जब उसने बिल फाड़ दिया उसी दिन उसके सिर पे लग गई है। वो महीना ख़त्म होएगा तो उसका जो भी TCS की पेमेंट्स रहती होंगी मंथली क्वार्टरली, जिस भी कैटेगरी में वो बैठता है उसको वो पेमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पैन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो बेसिकली पैन कार्ड बना लो, आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। अगर आपका आधार कार्ड प्रॉपरली अपडेटेड है, उसमें बर्थ डेट पूरा आता है और उस पर आपका मोबाइल नंबर भी छपा हुआ है, इसका मतलब है आपका आधार कार्ड अपडेटेड है, तो आपका पैन नंबर जो है वो आसानी से आधार कार्ड के बेसिस पे बन जाएगा। 2 दिन में भी वो उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, पैन नंबर मिल जाता है। तो ये एक्स्ट्रा भरने की बजाय आप लोग पैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड प्रोवाइड करने का भी प्रोविज़न है लेकिन वो इतना क्लियर नहीं है। मतलब आपके पास आधार कार्ड है और इतना टाइम अगर अभी नहीं बचा है कि पैन कार्ड बना सकते हैं, तो आप आधार कार्ड भी प्रोवाइड करने के बाद कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बीच में ये भी बोला था कि जहाँ जहाँ पैन कार्ड लगता है उसकी जगह अगर आधार कार्ड रहा तो वो एक्सेप्टेबल रहेगा। लेकिन ये अभी 100% वाली बात नहीं है। सेफ़र साइड पे रहना है तो आपके पास पैन कार्ड रहना चाहिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। हज पे जाते टाइम वैसे भी आपको पासपोर्ट के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने होते हैं, तो पैन कार्ड पहले ही बना लेना पड़ेगा आपको, उसको क्लियर ही रखिए। एजुकेशन के लिए अगर कोई गया हुआ है तो उसको 0.5% है। अभी ये आप हज और उम्रा वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन क्या है जब मार्केट में जाएंगे तो सुनने में आएगा कि अरे नहीं 0.5% TCS भी लेते हैं। तो हजियों के लिए और उम्रा करने वालों के लिए या फॉरेन ट्रैवल में जो स्टडी के लिए जा रहे हैं वो उनके लिए है खाली, जो 0.5% है उनके लिए। वो भी अगर उन्होंने फाइनेंस पे लोन लिया हुआ है और लोन लेके वो फॉरेन में स्टडी करने जा रहे हैं तो उनको 0.5% TCS देना पड़ेगा। बाकियों के लिए वो 0.5% का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बोला है कि इसको कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, 5,000 10,000 भी खर्चा करेंगे तो TCS देना ही पड़ेगा, TCS देना पड़ेगा। TCS देने के बाद रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी नहीं रहेगी। रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी रहेगी जब 2 लाख रुपए खर्चा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन TCS के लिए मैंने बोला है कि कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि भाई 10-20 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हैं तो TCS मत दो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक 7 लाख का लिमिट है। वो किस लिए है? वो अदर RBI की तरफ से दूसरी कुछ चीज़ें अलाउड है जिसके लिए आप फ़ॉरेन में पैसा भेज सकते हैं। जैसा आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है फ़ॉरेन में, आप उसके लिए पैसे भेज सकते हैं। मेडिकल में कोई ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है, आप उसके लिए खर्चा कर सकते हैं। तो ये जो पैसे आप फ़ॉरेन में खर्चा करने का जो गवर्नमेंट का RBI की तरफ से कुछ 2.5 लाख US$ है मेरे ख्याल से, ये जो अलाउ किया हुआ है इसके ऊपर आपको 7 लाख का लिमिट है। मतलब 7 लाख तक के अगर आपने खर्चा किया है, 5 लाख 6 लाख तक का, तो उस पर आपको TCS नहीं लगेगा। टूर्स एंड ट्रैवल्स इसमें नहीं है। इसके अलावा आप जो फ़ॉरेन में पैसा भेज रहे हैं अपने बच्चे को या मेडिकल में जो भी है, पेशेंट वगैरह आपके साथ गया है जो भी है, उस पर अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो 7 लाख तक जो खर्चा करेंगे उसके लिए TCS नहीं लगेगा। 7 लाख के ऊपर जो खर्चा करेंगे, 8 लाख खर्चा किए तो 7 लाख पे नहीं लगेगा, 1 लाख पे आपको TCS लगेगा 5%, और पैन नंबर नहीं रहा तो 10%। तो ये जो 7 लाख की लिमिट है ये उन लोगों के लिए है। RBI के अलग रूल है। तो बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि वो जो 7 लाख का लिमिट है आप उससे कंफ्यूज मत होइए कि अरे ये लिमिट मिल गया है और हमारा तो इतना सही है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ॉरेन ट्रैवल आप हज और उम्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको TCS देना ही है, ठीक है। और आपके टूर ऑपरेटर्स को वो कलेक्ट करना है। अगर आपके टूर ऑपरेटर ने नहीं लिया और आपने उसको नहीं दिया तो ये टूर ऑपरेटर फिर तकलीफ़ में आ जाएगा। वैसे अब ये जो TCS आप पे कर रहे हैं तो ये आपका पूरा खर्चा हो गया है क्या? ये मतलब आपका कॉस्ट बढ़ गया है क्या? जब 2 लाख रुपए में आप जा सकते थे तो आप 2,10,000 रुपये जो दे रहे तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 है ये आपका खर्चा हो गया है क्या? तो नहीं, ये बेसिकली आपके नाम का इनकम टैक्स है जो गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है। अब अगर आपकी ये साल की इनकम पूरी की पूरी 5 लाख के नीचे ही है, ठीक है,
तो आपको टैक्स नहीं आता है। 5 लाख के नीचे अगर टोटल इनकम है तो टैक्स नहीं आता है, लेकिन 5 लाख 5 रुपये हो गया या 5 लाख 1 रुपया हो गया तो आपको 12,500 रुपये का टैक्स आता है। तो वो टैक्स प्लानिंग की अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको टैक्स नहीं है तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी आपने 10,000 रुपये दे के रखा है, तो इन्फॉर्मेशन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें ये बताएगा कि हमने फॉरेन ट्रैवल गए थे, इसके लिए हमारे को इतना इतना TCS भरना पड़ा था, 10,000 हमने दिए थे, साल भर में हमने 3 लाख की इनकम कमाए हैं, 3 लाख पे टैक्स कुछ आता नहीं है, हमने ऑलरेडी 10,000 भरे तो वो हमको पैसे वापस दो। गवर्नमेंट आपको जब आपका ITR फाइल हो जाएगा तो वो पैसा महीने भर में 2 महीने में जो भी है रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। तो रिटर्न फाइल करना उस केस में आपके लिए अच्छी बात रहेगा, ताकि आपको आपका पैसा वापस मिल जाए। तो इवन इफ़ आपको एग्जम्पशन मिल जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन आप टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों को TCS दे रहे, तो वो चीज़ अगर आपको वापस चाहिए तो फिर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का खर्चा कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है। आपकी जो प्रोफेशनल फ़ीस रहती है 2-2.5 हज़ार रुपये की रेंज में रह सकती है, या आपका पूरा बिज़नेस वगैरह है तो डिपेंड करता है, बिज़नेस वालों को उनके पता रहता है कि कितने कितने चार्जेस है। तो इतना सा खर्चा है, और अगर आपने इससे ज़्यादा खर्चा TCS पे ऑलरेडी किया है, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगा, मिनिमम 2 लाख रुपये अगर आप हज के लिए दे भी रहे तो 10,000 रुपये तो आपका TCS कटा हुआ है, दिया हुआ है आपने, तो वो 10,000 रुपये वापस लेने के लिए भी तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही है। तो अगर आपका एग्जम्पशन भी मिलता है हाजियों को ITR फाइल करने के लिए, लेकिन TCS को कोई एग्जम्पशन नहीं है, तो आपको अगर वो पैसा वापस चाहिए तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, या फिर आपको वो 10,000 रुपये भूल गए बोल के छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है। तो और अदरवाइज़ मेरा ओवरऑल कंक्लूजन अगर देखते हैं, कंक्लूजन के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते रहना चाहिए। अगर आपका मिनिमम 2.5 लाख के ऊपर ग्रॉस इनकम चला गया है तो आपको मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हैं फाइल और आपका 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर आपको जब भी ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलेगा या उसको लगेगा कि इनका इनकम ज़्यादा है या उसको उसका प्रूफ मिलेगा, ऐसा कुछ होगा, तो 5,000 का मिनिमम पेनल्टी है। और अगर ये पता चला कि आप जानबूझ के टैक्स चुरा रहे थे, टैक्स अवॉइड कर रहे थे, तो वो पेनल्टीज़ काफ़ी हाई हो जाएगी। और आप जो पैसे को अवॉइड करते, जो गवर्नमेंट को नहीं बताते हैं और उस पर टैक्स नहीं भरते, तो वो ब्लैक मनी की डेफिनेशन में आ जाता है। और ब्लैक मनी का मतलब ये है कि अगर किसी दिन इनकम टैक्स खुदा ना खास्ता रेड आपके ऑफिस में या घर में मार रहे और उनको समझो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए ब्लैक मनी के मिल रहे हैं, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये क्या है, या आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया था। आप बोल सकते हैं कि मेरे हर साल की इनकम 2-2 लाख 2.5 लाख के नीचे थी, इसलिए मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया है। लेकिन अगर आपकी एज समझो आप पिछले 20 साल से कमा रहे हैं, तो 20 साल से भी आप 2-2 लाख रुपए कमाएंगे तो 40 लाख रहेगा। लेकिन आपके घर में अगर 1 करोड़ रुपए मिल गए या 1 करोड़ की ज्वेलरी मिल गई, तो फिर वो पैसा कहाँ से आया, तो फिर उसका कोई एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं बचता है। तो जो भी आपके पास अगर समझो 10 लाख का ब्लैक मनी मिलता है, उसकी पेनल्टी ये है कि वो 10 लाख तो ब्लैक मनी का है, गवर्नमेंट उठा के लेके जाएगी सीधा सीधा, प्लस आपको 10 लाख का पेनल्टी वाइट इनकम में से देना है। मतलब आपको अगर विरासत में जगह मिली है, बाप दादा ने आपके नाम पे ट्रांसफ़र की है, तो वो बेच के भी आपको फिर वो 10 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। प्लस आपके इंटेंशंस फ्रॉड वगैरह के अगर मिल गए तो फिर आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। इससे अच्छा है आप ITR फाइल करिए। टैक्स जो है ज़्यादा है ही नहीं, थोड़ा बहुत टैक्स रहता है। 5 लाख के नीचे इनकम है तो आपको कोई टैक्स ही नहीं है आज की डेट में। 5 लाख के ऊपर है अगर आप, तो 12,500 रुपये टैक्स आता है साल का, और ज़्यादा इनकम टैक्स है ही नहीं, तो आपने हमेशा इनकम टैक्स फाइल करते रहना चाहिए। ये ऐसा ही है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप ड्राइविंग जब करते हैं तो सुकून से करते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो जहाँ भी आपको ट्रैफिक पुलिस वाले दिखेंगे तो आप टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन आपके पास अगर लाइसेंस है और डॉक्यूमेंट्स है तो आप इत्मीनान से गाड़ी चला सकते हैं। आपको 10 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पुलिस। उसी तरीके से अगर आप मेंटली पीसफुल रहना चाहते हैं और जेन्युइनली आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते रहना चाहिए, टैक्स भरते रहना चाहिए। जो भी कैलकुलेशंस है आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग मतलब ऐसे कौन से रास्ते हैं जिससे आप आपका टैक्स का खर्चा कम कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो वो आपका CA जो है वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो या आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले सकते हैं, या वो आपको अलाउ नहीं है या नहीं लेना चाह रहे तो बच्चों की एजुकेशन पे आप जो खर्चा कर रहे हैं वो मिलता है। होम लोन अगर लिया हुआ है तो उसके डिडक्शन मिलते हैं। ऐसे और भी ऑप्शंस होते हैं कि आप शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको
इसका बेनिफिट मिलता है। मेडिक्लेम करते हैं तो भी आपको उससे टैक्स बच सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सीए आपको स्पेसिफिक केस में आपको समझा सकते हैं कि आप कैसे अपना टैक्स प्लान कर सकते हैं। उसको टैक्स चुराना नहीं बोलते, तो आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन टैक्स अवॉइड नहीं करना चाहिए, टैक्स चुराना नहीं चाहिए और आईटीआर फाइल करते रहना चाहिए। आई होप आपके सारे कंसेप्ट्स और डाउट्स क्लियर हो गए हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कुछ है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी आपको। आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली कॉल करने की बजाय आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि जनरली बहुत सारे कॉल आते हैं अननोन नंबर से, तो वो कॉल बैक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने व्हाट्सअप किया है, नाम वगैरह मेंशन कीजिए, आपकी क्वेरी मेंशन करिए, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको रिस्पॉन्ड करूँ। या अगर लंबा चौड़ा डिस्कशन करना है तो फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप जलगांव महाराष्ट्र में ही रहते हैं तो ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। तो जैसे भी रहेगा, आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। आप अगर कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आगे भी कुछ रिलेवेंट अगर टॉपिक आता है जो मुझे लगता है इस पर वीडियो बनाना है, आप वो देखते रहना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल जो बना हुआ है वो स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, जिसमें MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम सिखा रहे हैं। उसके बाद अकाउंटिंग के बारे में बताया जाएगा और ऐसी स्किल सेट्स के बारे में बताया जाएगा जिससे जॉब मिलने में आसानी होती है, या वो स्किल्स की वजह से आपका सैलरी बहुत अच्छे से बढ़ सकता है, या प्रमोशन का स्कोप अच्छा खासा बढ़ जाता है। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए मैं आगे जाके धीरे धीरे ये गाइडलाइन बनाने वाला हूँ कि उन्होंने करियर कैसे चूज़ करना चाहिए, उनका इंटरेस्ट का एरिया है उनको कैसे समझ में आएगा, करियर चूज़ कर लिया तो उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, और अल्टीमेटली सक्सेसफुल होना चाहिए, वो करियर को अचीव करना चाहिए, डिग्री तक पहुँचना चाहिए। उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लर्निंग की टिप्स क्या है, पढ़ने के क्या टिप्स है, मुस्लिम बच्चे हैं तो कौन सी दुआओं के साथ पढ़ना चाहिए, मतलब वो भी कुछ टिप्स रहेगी जो उनके काम में आएगी। तो अगर आपके कोई पहचान में, आप खुद स्टूडेंट है या आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में, पहचान में, पड़ोस में कोई भी अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आपको लगता है, खासकर अगर कॉमर्स लाइन के हैं, तो डेफिनेटली आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करने को बोल सकते हैं, जो उनके लिए डेफिनेटली इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगा। तो थैंक यू, दुआ में याद रखिए।